हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम यानी सीखना, लर्निंग के बारे में जानेंगे। आज हम इसमें अधिगम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग और अधिगम सीखने की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग का अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे अधिगम की अवधारणा। अधिगम प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ये जन्मजात होती है, यानी कि बच्चा पैदा होता है उस वक्त से ही वह सीखता रहता है, जो उसके मृत्यु तक चलता रहता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। व्यक्ति या बालक किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था सभी में बच्चों का भिन्न भिन्न तरह से शारीरिक विकास होता है और भिन्न भिन्न तरह से वह सीखता है। सीखने के द्वारा जो अनुभव बनते हैं वे व्यक्ति की भविष्य की समस्या के समाधान में सहायता करते हैं। मतलब जो व्यक्ति अनुभव करता है, उससे जो सीखता है, वही उसकी जीवन में आने वाली समस्याओं का वह समाधान करने में काम आती है। सीखना परिस्थिति के प्रति मनुष्य को सक्रिय बनाती है। मतलब व्यक्ति ने जो अनुभव लिया है, प्रशिक्षण लिया है, वह उसके मुसीबत में काम आता है या बुरे वक्त में काम आता है और वह व्यक्ति को क्रिएटिव बनाकर रखता है। फिर अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम के अर्थ को हम दो तरह से ले सकते हैं, संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ। संकीर्ण अर्थ में हम सिर्फ का अर्थ सीखना, ओनली सीखना, जबकि व्यापक अर्थ का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। यानी कि सीखकर जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम अधिगम कहते हैं। और अधिगम को सबसे पहले 1905 में मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैकडूगल ने 1905 में किया था। उसके बाद 1913 में वॉटसन ने किया था। 1913 में वॉटसन व्यवहारवाद को लेकर आए थे। उससे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान के बारे में जानते थे। आत्मा, मन और चेतना ये तीनों ही, इनका संबंध आंतरिक होता है। मतलब इनका कोई बाहरी स्वरूप नहीं होता है, कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति उसे देख नहीं सकता। जबकि व्यवहार जो होता है उसको दूसरा व्यक्ति देख सकता है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मन प्रसन्न है या नहीं है, या मैं रो रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, या मेरे हाव भाव, मेरी प्रतिक्रिया को देख कर लोग मेरा मनोविज्ञान का अंदाज लगा सकते हैं। तो यानी कि व्यवहार को देखकर कोई भी दूसरा व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाना, और यह अनुभव के द्वारा होता है और जीवन की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा होता है। जीवन में मनुष्य समय समय पर उसको अनुभव मिलते रहते हैं, प्रशिक्षण मिलते रहते हैं, उससे वह सीखता है। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वह अपने माँ के स्तन से दूध पीना सीखता है। फिर वह अपने रिश्तेदारों को, मम्मी पापा, दादा दादी को पहचानता है। वो भूख लगती है तो रोता है। फिर कपड़े पहनना, चलना, विद्यालय जाना, वो सभी के बारे में सीखता है। सबसे पहले उसके संवेगात्मक विकास होता है, फिर भावात्मक विकास होता है और फिर उसका क्रियात्मक विकास होता है। और इसके माध्यम से बालक सीखता रहता है। तो जीवन में जो भी उसकी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो उससे वह सीखता रहता है। जैसे बच्चे
छोटे होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, वो जैसे आग जल रही होती है उसे पकड़ लेते हैं तो उसका हाथ जल जाता है। तो इस घटना से बालक ने सीखा होता है और उसको अनुभव मिलता है कि आग में हाथ डालेंगे या आग के पास हम हाथ को ले जाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो उसको ये अनुभव हुआ बालक को, फिर बालक अपने जीवन में ये अपनाएगा और वो हर समय आग से दूर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बालक अनुभव से सीखता है। सीखना वही कहलाता है जिसमें वह अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव ले रहा हो। तो अधिगम कैसे होता है? 3 कारणों से होता है। ये अधिगम को हम 3 कारण उसमें मुख्य होते हैं। एक तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। जो व्यक्ति या बालक अभ्यास से, प्रशिक्षण से या अनुभव से सीखता है तो वही अधिगम कहलाता है, क्योंकि इन तीनों के माध्यम से जो व्यक्ति सीखता है वो उसका सीखना स्थायी होता है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से और एक्सपीरियंसेस जो बालक सीखता है वही लर्निंग कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो वुडवर्थ के अनुसार किसी भी ऐसी क्रिया को जिससे व्यक्ति या बालक को कुछ बुरे या अच्छे अनुभव मिले तो वह सीखना कहलाता है। व्यक्ति या बालक को अपने जीवन में अच्छे बुरे अनुभव मिलते रहते हैं और उससे वह सीखता रहता है, तो यही सीखना उसका लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखनी है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति को नमस्ते बोला तो क्या उसको सामने वाला व्यक्ति भी फिर उसको नमस्ते बोलेगा? तो उसके व्यवहार में परिवर्तन है। किससे? उस सामने वाले व्यक्ति से है, क्योंकि उसने उसको अगर नमस्ते बोला है तो सामने वाला भी उसको नमस्ते बोलेगा। अगर मान लो उसको अगर सामने वाला उसको बुरे शब्द बोलेगा तो वो भी उसको बुरे शब्द बोलेगा, तो उसके सामने वाले के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो कैसे हुआ? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो ये व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही सीखना कहलाता है, ये गिलफोर्ड का मानना है। फिर स्किनर का पूरा नाम था B.F. स्किनर, जो इनके अनुसार लर्निंग इज़ द प्रोसेस फर्दर कोऑर्डिनेशन ऑन द बिहेवियर। सीखने के अनुसार, स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब उत्तरोत्तर मतलब जैसे ऊपर चढ़ते रहना, निरंतर हम सीखते रहना। जैसे एक सीढ़ी होती है वह ऊपर चढ़ती रहती है ऐसे ऐसे, तो निरंतर ऊपर चढ़ते रहना, उत्तरोत्तर चढ़ते रहना ही सीखना कहलाता है, ये स्किनर ने कहा था। फिर कोलविन के अनुसार पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा जो हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जैसे पहले बच्चे को मालूम नहीं था कि आग में हाथ डालने पर हाथ जल जाता है, लेकिन जब उसका आग में हाथ पास चला गया और जल गया तो उसके अनुभव में परिवर्तन हुआ। तो जो अनुभव में जो परिवर्तन होते हैं वही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। ये कोलविन के अनुसार परिभाषा थी। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति। तो सबसे पहले है सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया होती है। मनुष्य या बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। उसके अनुभव बढ़ते रहते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था में निरंतर वह अधिगम करता रहता है। वह विद्यालय में सीखता है, परिवार में सीखता है, समाज में सीखता है, तो उसे कुछ अच्छे बुरे अनुभव मिलते हैं, वही सीखना कहलाता है। और सीखता कैसे है बच्चा? एक तो अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस,
एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चा सीखता है और ट्रेनिंग, इन तीनों के माध्यम से बच्चा सीखता है। अधिगम अभ्यास तथा अनुभव पर निर्भर करता है। मतलब बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा और जितना किसी कार्य को करेगा तो ही बच्चा सीखेगा। एक थॉर्नडाइक का नियम है, एक अभ्यास का नियम कि बच्चा जितना बार बार जिसकी प्रैक्टिस करेगा तो बच्चा अधिक सीखेगा। और अनुभव के द्वारा भी बच्चा सीखेगा। जीवन में जितने उसे गलतियाँ करेगा और उन गलतियों से जो अनुभव होगा उसके द्वारा बालक निरंतर सीखेगा। फिर सीखना सहज क्रिया नहीं होती है। मतलब सीखना कोई आसान काम नहीं होता है, वो बहुत कठिन क्रिया होती है। उसमें समय लगता है, उसमें पेशेंस रखना पड़ता है, उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। फिर सूचना, कौशल, अनुभूति, दृष्टिकोण आदि सीखने के मुख्य है। और इनसे जो सीखता है वह व्यवहार में प्रकट होता है। मतलब हम किसी की भी सौंदर्य अनुभूति हो रही है, किसी की दृष्टिकोण है, इसको हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते बल्कि उसको व्यवहार में प्रकट कर सकते हैं। अनेक परिस्थितियों में सीखने का संबंध चेतन उद्देश्य से होता है या सामाजिक या जैविक अनुकूलन से। मतलब व्यक्ति जो भी सीखता है तो उसके सीखने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होते हैं। बिना उद्देश्य के बालक कुछ भी नहीं सीखता है, चाहे उसका भावात्मक पक्ष हो, क्रियात्मक पक्ष हो, संज्ञानात्मक पक्ष हो। तो सीखने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है और जब तक उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित नहीं होंगे तब तक बालक नहीं सीखेगा। अधिगम वातावरण द्वारा प्रस्तुत उत्तेजक पर आधारित होता है। मतलब अगर आप बालक को कुछ सिखाना चाहते हो तो आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट कैसे होगा? वो उत्तेजक से। तो जैसे भूख, प्यास, काम, क्रोध, जो भावनाएं होती है, जो बालक की शारीरिक आवश्यकता होती है, तो इन आवश्यकताओं की वजह से ही बच्चा सीखेगा। तो सीखने के लिए कोई उत्तेजक होने बहुत ही ज़रूरी है। अगर भूख लगेगा तो उसे भूख को शांत करने के लिए उसे कोई काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार उसके बालक के लिए कोई ना कोई उत्तेजक ज़रूर रखने चाहिए। जैसे अगर हम बच्चे को ज़्यादा सिखाना चाहते हैं तो उसको हम प्राइज़ दे दें, प्राइज़ देकर या पनिशमेंट देकर भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ उत्तेजक ज़रूर बच्चे के सामने प्रस्तुत करने चाहिए। बच्चे ने कोई गलती की हुई तो हम उसे सज़ा देकर भी सिखा सकते हैं। जैसे बच्चे ने किसी की कॉपी फाड़ दी, पेंसिल चुरा दी, तो हम जैसे उसे खड़ा रखेंगे, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, तो ऐसी सज़ा देकर भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर रुचि, निपुणता, योग्यता सभी सीखने की क्रिया ही है। मतलब बच्चा इंटरेस्ट से और अपनी एबिलिटी के माध्यम से ही सीखता है। सीखना सही भी हो सकता है या त्रुटिपूर्ण भी। मतलब सीखना सही भी होता है और कभी कभी इसमें कोई गलती भी हो जाती है। सीखना व्यवहार, मानव संस्कार अथवा क्षमता में स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन होता है। मतलब सीखने के द्वारा व्यक्ति के जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन भी होता है और अस्थायी परिवर्तन भी होता है। जैसे स्थायी परिवर्तन तो कब होगा? जब बालक उसके प्रशिक्षण से, अनुभव से और अभ्यास से सीखेगा तो उसका सीखना स्थायी होगा। और इसी के विपरीत जब बालक जैसे कोई बीमार हो गया है, वो परिपक्वता है या कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है, तो इन चीज़ों के माध्यम से जो सीखेगा वो उसका सीखना अस्थायी होगा। जैसे बालक बीमार हो गया है तो बीमारी से जो उसे एक्सपीरियंस हुए है वो उसके थोड़े समय तक रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? अस्थायी परिवर्तन कहलाएगा। फिर अधिगम व्यवहार का संगठन है। मतलब अधिगम लर्निंग किसे कहेंगे? जो आपके जो बिहेवियर में जो चेंजेस, जो व्यवहार परिवर्तन है, जो आपका बदलाव है, वही आपका अधिगम है। अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। मतलब जो हम नई नई बातें, नए नए कार्य को सीखते हैं, नई नई बातों को जानते हैं, वही अधिगम कहलाता है। फिर सीखने की प्रक्रिया में मूल तत्व परिपक्वता एवं अनुभूति होते हैं। मतलब
अधिगम के लिए परिपक्वता यानी मैच्योरिटी होना भी आवश्यक है। हम जब भी बालक को कुछ सिखाएंगे तो हम उसकी मैच्योरिटी को अवश्य देखेंगे। हम कैसे, हमारे पास सामने कौन सी क्लास का बालक है तो उस के अकॉर्डिंग ही हम जो हमारा टीचिंग मेथड है उसे काम में लेंगे। मतलब मैच्योरिटी देखेंगे, बच्चे की आयु, उसका बुद्धि लेवल, उसका आईक्यू लेवल, ये सभी देखेंगे, तभी हम हमारा शिक्षण कार्य करेंगे और वैसे ही हम शिक्षण विधि काम में लेंगे। कोई छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए हम जैसे कहानी, कविता, पोयम, ये ऐसी चीज़ों के माध्यम से हम उन्हें सिखाएंगे। इनको हम जैसे लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये उसके लिए मैच्योर नहीं है, तो इसके लिए हम इनको खेल खेल में, प्ले वे मेथड आदि से सिखाएंगे। तो सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता एवं अनुभूति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। सबसे फर्स्ट है इसमें संज्ञानात्मक अधिगम। जैसे संज्ञानात्मक अधिगम हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे कितने सेंस होते हैं। हमारे 5 सेंस होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये हमारी ज्ञानेंद्रिय कहलाती है और इसके माध्यम से ही बालक सीखता है। इससे ही बालक देखता है, स्पर्श करता है, अनुभव करता है और इसके माध्यम से वह सीखता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक अधिगम। यह अधिगम बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जन करने की समस्त क्रियाओं पर आधारित होता है। मतलब हमारे बालक के बौद्धिक विकास और उसका ज्ञान अर्जन करना संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। वह अपने अनुभव से, ज्ञान से, जो भी अपने ज्ञानेंद्रियों से जो भी ज्ञान अर्जित करता है वह संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। और इसके 3 भाग हैं। सबसे फर्स्ट है प्रत्यक्षात्मक, परसेप्शन लर्निंग। जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इस प्रकार का अधिगम होता है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वह ही जैसे कहानी, कविता, पोयम आदि उसके देखकर ही सीखते हैं। उन्हें हम अनुकरण विधि से पढ़ाते हैं। तो ये छोटे बच्चे जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे इनको हम पोयम बोलाएंगे, इनको अक्षरों की पहचान करवाएंगे, इनको फलों का ज्ञान कराएंगे, तो इनके सामने हम प्रत्यक्ष वस्तु या उसको स्पर्श कराकर ही हम उन्हें अधिगम कराएंगे। फिर प्रत्यात्मक अधिगम, कंसेप्शुअल लर्निंग। जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क एवं चिंतन, मतलब इसमें जो है बालक अपने तर्क एवं चिंतन करना, अपनी कल्पना शक्ति का विकास करना, इसमें बालक जैसे सामान्यीकरण सीख जाता है। तो इसको हम ले सकते हैं। तो इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। मतलब जो बालक के सामने नहीं है, हमने जैसे बालक को भगवान राम की तस्वीर दिखाई तो उसके बाहरी स्वरूप को देख लेंगे, लेकिन जो भगवान राम के उन्होंने जीवन के अंदर क्या किया था, रावण को मारा था, वन में गए थे, तो जो बातें नहीं दिखाई दे रही उसके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। इन चिंतन में बच्चे बोध स्तर पर सीखते हैं। किसी भी बात को समझ के वो सीखते हैं। तो ये समझ के जो सीखा जाता है वह प्रत्यात्मक कंसेप्चुअल लर्निंग कहलाती है। फिर सहचर्यात्मक अधिगम। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा नवीन ज्ञान को सीखा जाता है तो इसे सहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। इसमें बालक के हमें पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर अध्ययन कराना चाहिए। जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उसके बारे में क्या सामान्य जानकारी रखता
है तो पहले एक शिक्षक को उसे जानना चाहिए और उसे जानकर ही अपना अध्ययन कार्य कराना चाहिए। फिर है संवेदनात्मक अधिगम। संवेदनात्मक अधिगम जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं द्वारा होता है, इस प्रकार के सीखने में गामक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, टाइप करना आदि। जो हमारा संवेदी तंत्र या हमारा जो मस्तिष्क से होता है वो कहलाता है हमारा संवेदनात्मक अधिगम, इमोशनल लर्निंग। फिर नेक्स्ट है हमारा गामक अधिगम, जिस सीखने में हमारे अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है उसे हम गामक अधिगम कहते हैं। गामक अधिगम मतलब डायनेमिक लर्निंग, मतलब चलना, फिरना, उठना, बैठना, सोना, ये हाथ पैरों के संचालन कहलाता है गामक अधिगम। नेक्स्ट है अब हमारे अधिगम की विशेषताएं। सबसे फर्स्ट होते है सीखना एक प्रक्रिया है, लर्निंग इज ए प्रोसेस, मतलब सीखना एक प्रक्रिया है। व्यक्ति या बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है और बार बार निरंतर अभ्यास और प्रशिक्षण से वह सीखता रहता है। फिर नेक्स्ट है अभ्यास, उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तन आए संबंधों को हम अभ्यास कहते हैं। बालक जितना अभ्यास करेगा, थॉर्नडाइक का नियम है कि बालक जितनी भी बार अभ्यास करेगा तो उसको वह अधिक सीखेगा। और इसको सिखाने के लिए थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली को उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया था और बिल्ली बार बार उस बटन को दबाने की कोशिश करती थी और अचानक वो बटन दब जाता था और बिल्ली बाहर आ जाती। तो बिल्ली ने बार बार प्रयास से बाहर आना सीख लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चा बार बार अगर अभ्यास करेगा और सही प्रयास करेगा, जिस दिशा में जाना चाहता है, जो उसके लक्ष्य है, प्रतिचार मतलब जो सही दिशा में किया जाने वाला प्रयास, जिस लक्ष्य की ओर उसे बढ़ना है उसके लिए वो सही प्रयास करेगा तो बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। फिर नेक्स्ट है सही प्रतिचारों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ राइट रेस्पॉन्स। किसी कार्य को सीखते समय जो प्रयास किया जाता है वे प्रतिचार कहलाते हैं और सीखते समय सही प्रतिचारों का चयन करने से ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है और हमें समय एवं शक्ति की भी हमारी बचत होती है। मतलब हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो वही उसी से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। फिर सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं। सर्वप्रथम तत्व नए ज्ञान और कौशल को सीखना, मतलब नई बातों को सीखना और फिर इस ज्ञान अथवा कौशल को बहुत दिनों तक धारण करना। फिर तीसरा तत्व है आवश्यकता पड़ने पर ज्ञान तथा कौशल का उपयोग करना। कहने का तात्पर्य है कि जो हम सीखते हैं उसे अगर हम अपने जीवन में काम ले सकते हैं और उसका कहीं उपयोग कर सकते हैं तभी हमारा सीखना कहलाएगा और सीखना सार्थक होगा। नेक्स्ट है हमारा सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया का एक क्रम होता है। सबसे पहले वो सीखता है स्मृति स्तर पर, मतलब वो सिर्फ उसे एक बार याद कर लेगा स्मृति स्तर पर। फिर दूसरा होता है बोध स्तर पर सीखना, मतलब जो भी सीखा है उसको वो समझ के सीखेगा। स्मृति स्तर में बस उसने सिर्फ नॉलेज ले लिया, बस हाँ पहचान कर ली, लेकिन बोध स्तर में समझ के वो सीखेगा, तुलना करेगा, अंतर करेगा, मतलब उस चीज़ को समझेगा। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा चिंतन स्तर। क्या है? चिंतन स्तर। तो जो चिंतन स्तर में बालक जो भी सीखता है वह ज्ञान स्थायी रहता है। इसमें बालक तर्क वितर्क करता है, अमूर्त चिंतन करता है। तो
इस चिंतन के माध्यम से बच्चा जो भी सीखता है उसका सीखना स्थायी रहता है। जैसे सृजनात्मक चिंतन वगैरह करेगा, अमूर्त मूर्त चिंतन, ये सभी चिंतन करके बच्चा जो भी सीखेगा वो उसका ज्ञान स्थायी रहेगा। फिर ये सीखना वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। मनुष्य क्या सीखता है और कितना सीखता है, यह वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, बालक जो भी सीखता है अपने हेरिडिटी से सीखता है और अपने इन्वायरमेंट से। हेरिडिटी मतलब अपने जो माता पिता है, अपने घर परिवार है, उससे वह सीखता है। अगर माता पिता का बुद्धि लेवल अच्छा है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो बालक भी का भी IQ लेवल अच्छा होगा, वो भी शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। और पर्यावरण जैसा बालक को इन्वायरमेंट मिलेगा, बालक भी वैसा ही बनेगा। अगर अच्छा पर्यावरण मिला है तो वह अच्छा बनेगा, और बुरा पर्यावरण मिला है तो वह बुरा व्यक्ति बनेगा। तो जो वॉटसन हुए हैं, जो व्यवहारवादी थे, उनका भी ये कहना था कि बालक को आप जैसा पर्यावरण दोगे बालक वैसा ही बनेगा। वॉटसन के अनुसार वंशानुक्रम को वो महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, वैसे पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते थे। फिर इस सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभव का महत्व होता है। मनुष्य सब कुछ एक दिन में नहीं सीखता है, वह धीरे धीरे सीखता है। मतलब बालक जो भी सीख रहा है वो एक दिन में नहीं सीखता है, वो धीरे धीरे सीखता है और अनुभव के द्वारा सीखता है। जैसे अब एक बालक टीचर बन रहा है, एक शिक्षक बन रहा है, तो उसे सीखने में कितना समय लगेगा। उसने प्राथमिक शिक्षा ली, उसने उच्च माध्यमिक शिक्षा ली, कॉलेज लेवल की शिक्षा ली, फिर उसने कहीं से कुछ प्रशिक्षण लिया, इतना सीखा, फिर उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो सीखने में समय लगता है, इसलिए व्यक्ति को धैर्य भी रखना चाहिए। फिर इस सीखने में अभिप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। सीखने में अभिप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। अभिप्रेरणा मानव व्यवहार की प्राण शक्ति होती है। यह वह शक्ति है जिससे बालक सही दिशा में सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। मतलब अगर एक शिक्षक को बालक को सिखाना है तो उसे समय समय पर अभिप्रेरित करता रहना चाहिए। मतलब उस बालक को मोटिवेट करेंगे तभी बालक सीखने के लिए प्रेरित होगा। बालक को हम पुरस्कार देंगे, हम उसको अगर कुछ उसने बुरा व्यवहार किया तो उसे सज़ा देंगे, तो प्रतियोगिताएं करवाएंगे, तो हम विभिन्न तरीक़ों से बालक को मोटिवेट करेंगे और जिससे बालक सीखने के लिए तत्पर होगा। फिर सीखने में संतोष एवं संतुष्टि का बड़ा महत्व होता है। मतलब जो भी बालक सीख रहा है उसको धैर्य के साथ सीखेगा, तभी वह अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो सीखने में व्यक्ति को धीरज भी बनाए रखना है, क्योंकि इसमें समय लगता है। फिर सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है और सीखने के पीछे कई उद्देश्य होते हैं और सभी प्राणी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए सीखते हैं। मतलब बालक या व्यक्ति जो भी सीख रहा है उसके पीछे ज़रूर कोई न कोई उद्देश्य होता है, और इन्हीं सीखने के कारण ही बालक अपने पर्यावरण और वातावरण में समायोजन कर सकता है। तो आज हमने अधिगम के बारे में जाना, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम अधिगम के जो उपागम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।